बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और आज जो कि फ्राइडे है, आज के दिन हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत बरकरार रहे और पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं वो दूर हो जाएँ, कोरोना की वबा से हमारी जान छूट जाए। इसके लिए आपको जो किरदार अदा करना है वो है एज़ यूजुअल SOPs को फॉलो करना है, जो कि थोड़ा सा भी आप लोग सही तरह से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आमीन जी। और इसमें एक दुआ मैं और ऐड कर दूं कि इस दिन की मुबारकबाद और उसके साथ साथ हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मीडिया पर लगी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाए। अब इस मुल्क में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, आज़ादी राय की बात की जाती है, वहीं पर मीडिया जिस हालात से गुजर रहा है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू रियलाइज दिस कि ये ताल्लुक जो है वो पैरेलल चलना चाहिए। आप बिल्कुल लेफ्ट आउट करके या कॉर्नर्ड करके कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आवाम की आवाज़ होती है मीडिया। मीडिया से मुराद सिर्फ ये फील्ड नहीं है, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान की करोड़ों लोग जिनकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ बैठकर कर रहे होते हैं, उस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इस चीज़ के लिए जो भी इक़दाम किए जाने चाहिए वो भी किए जाएँ। इसके साथ साथ अगर सियासी सूरत हाल पर बात करें तो गुज़िश्ता दिन भी कैप्टन सफदर के हवाले से बहुत सी अपडेट्स आती रहीं कि उनको गिरफ्तार किस तरह किया गया, कैसे किया गया, फिर उसके क्या मुहरकात थे, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है नैब के हवाले से कि नैब के जो केसेस हैं वो रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे और बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज के बाद। सुप्रीम कोर्ट का करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म, शवाहिद रिकॉर्ड करने का अमल तेज करने की हिदायत। चेयरमैन नैब खैबर पख्तूनख्वा बच्चों के साथ ज्यादती के मुजरिम की फांसी के वक्त वीडियो बनाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में तरमीम का फैसला कर लिया। सेहतमंद मुआशरे में हर फर्द को बिना किसी इम्तियाज़ के तमाम इंसानी हकूक़ मैसर होते हैं। इस पर आज होगी बात। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन 25 अक्टूबर से चलाने का फैसला, किराया 40 रुपये होगा। वज़ीर आला उस्मान बोज़दार इफ्तिताह करेंगे। शहरियों ने ऑरेंज ट्रेन में कैसे सफ़र करना है बताएंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में पहली पब्लिक इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा दी गई। ईजी बाइक इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन के बाहर रखी जाएंगी। इनका किराया 5 रुपये फी मिनट होगा। मज़ार कायद कराची से 18 सितंबर को अमन का सफ़र का आगाज़ करने वाले मुल्तान के रहायशी महर फैसल नामी नौजवान लाहौर पहुँच गए। खुंजराब चाइना बॉर्डर तक जाने का आज़म। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दुआया तकरीबात का इनेकाद। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का मामला और जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो फुटेज के मुताबिक कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन तकरीबन 40 मिनट तक जारी रहा और यह सुबह 6:08 पर शुरू हुआ जब होटल में पुलिस की 2 मोबाइल वैन्स दाखिल हुई। बिल्कुल, और फुटेज के मुताबिक 6:40 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरीम नवाज के कमरे के बाहर पहुंच गई थी और मरीम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास और जॉगर्स पहना शख्स फ़ोन पर हिदायत भी लेता रहा, जबकि 6:48 पर एहलकार दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और 6:50 पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। और इस फुटेज के मुताबिक लिफ्ट और लॉबी में सादा लिबास में एक शख्स जो है वो मुसलसल वीडियो भी बनाता रहा कैप्टन सफदर की। और इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि इवन लिफ्ट के अंदर भी वो अपने DSLR था आई थिंक उसके हाथ में, वो पिक्चर्स बनाता रहा, वीडियोस बनाता रहा। बहरहाल वो वीडियो तो मंजर आम पर नहीं आई, ये CCTV फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वक्त जो शख्स सादा लिबास में एक और जिसके ऊपर सर्कल किया जा रहा था और बात हो रही थी, जो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो मरीम नवाज का अपना ही गार्ड था, जिसे एक निजी चैनल ने इदारे का एहलकार भी बताया। और फिर वाकई की वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि सफदर ऐवान को बाइज्जत तरीके से ले जाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि उनको धक्का पेल की गई या कोई दरवाजा तोड़ा गया या घसीट कर लेके गए। और हमने ये बात तो पहले दिन भी अबू सर जिक्र की थी, आपको याद होगा, वैन में बैठने से पहले वो नारे लगा रहे थे कि मैं आप भी नारे लगाऊंगा और मैं स्टेशन जा रहा हूं। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस आई
तो वहाँ पर हुआ ये कि लॉबी में जब पहुंची तो 15 मिनट वेट किया, उन्होंने फ़ोन किया कैप्टन डायरेक्टर सफदर को और ये कहा जा रहा है कि वो नहीं आए। तो उसके बाद पुलिस गई और नॉक किया दरवाज़ा, उसके बाद फिर खोला होगा ऑब्वियसली, उसके बाद दरवाजे से वो बाहर लाए गए। तो वो सारी वीडियो अब आ रही है सामने और इसी हवाले से हुकूमत का भी अब मौक़िफ़ सामने आ रहा है, क्योंकि मामले ख़ुसूसी बराए इत्तला शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है कि एक चैनल पर खबर चली कि सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार किसी से हिदायत ले रहा है, ये सब मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि असल में ये सादा कपड़ों में मलबूस शख्स किसी इदारे का एहलकार नहीं बल्कि मरीम नवाज़ का ज़ाती गार्ड है। बिल्कुल, और ये वो तमाम सूरत हाल रही एंड आई थिंक वो जो एक पूरी पैनिक सी सिचुएशन हो रही थी और एक वीडियो जो जारी हुई जो मरीम नवाज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी रीट्वीट की थी, जिसमें दरवाज़ा था निजी होटल का और उसका जो लॉक है वो टूटा हुआ था, बट फुटेज में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई धक्कम पेल नहीं, बड़े आराम से वो उनको लेकर गए और लिफ्ट में भी वो बड़े आराम से खड़े थे, दे डिडंट इवन होल्ड हिम, वो ही वाज वॉकिंग बाय हिमसेल्फ। तो आई थिंक दैट सेज इट ऑल कि ऐसा नहीं हुआ कि धक्कम पेल हुई या उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया, वो खुद भी कोऑपरेट कर रहे थे और वो पुलिस के साथ चले भी गए। लेकिन फिर वही स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए अंटिल अनलेस यू आर श्योर। अपनी ही गार्ड को आप अगर सादा कपड़ों में मलबूस कोई अहलकार किसी इदारे का अहलकार कहेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी निकलते हुए बाहर भी हमने देखा कि एक गाड़ी लिटरली एंट्रेंस पर खड़ी थी, पुलिस की मोबाइल वैन्स को रास्ता देने के लिए उस गाड़ी ने पीछे हटाया और फिर वो वहां से गुजर गए। एग्जैक्टली। अब हमें ये देखना होगा कि जो कमेटी बनी है जिसके कन्वीनर भी सईद गनी है, वो इसको देखेंगे और तमाम मामले की तहकीकात होंगी। जो आईजी पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है, फिर कोई प्रेशर किसी किस्म का है पुलिस वालों के ऊपर जो डाला गया, इसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई, फिर उसी दिन ये बात भी की जा रही है कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये कहा है कि ये कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है और इसमें जमानत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मौका भी सामने आया एक आपके सामने जो सरकारी वकील थे। तो ये तमाम मामले इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से और स्पेकुलेट करके जैसे आपने कहा है कि बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर मामला ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे और हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो कल सुप्रीम वाली एक समाअत के दौरान डिसीजन जो लिया गया और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया गया जी। मैं समझती हूँ कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए अबू सर, तो हमारे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्कैंडल्स हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है या मनोवर किया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को अब करप्शन मुकदमात की समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर करने के अहकाम जारी किए। बिल्कुल, और इससे पहले कि हम ये आपको बताएं कि जो समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, इससे पहले 120 अदालतों के हवाले से, एहतसाब अदालतों के हवाले से हुक्म जारी हुआ था, लेकिन हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी थी, जिसके बाद अब हुकूमत ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है। लेकिन इसके साथ ये बहुत अच्छा फैसला कि चेयरमैन अदालती अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस हों, जल्द निपटाया जाए, शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को भी तेज़ करके जल्द मुकम्मल किया जाए, अदालतों को जल्द मुकदमात के फैसले करने और मुकदमात में इल्तवा न देने की हिदायत भी की गई है। और ये हुक्म जो है बड़ा ज़बरदस्त है और इस पर अमल दरामद अब देखते हैं कैसे होता है। अदालत ने चेयरमैन नैब को अदालती अहकाम पर ये कहा कि हर सूरत इसको यकीनी बनाया जाएगा, फिर नैब इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ ये जो डिसीजन है ये कराची को लाखड़ा प्लांट केस की 1 हफ्ते का फैसला जो है उसमें सुनाया गया और उसमें 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म देते हुए हिदायत जो जारी की गई, उसमें ये बात हुई कि इस समय जितने भी करप्शन के केसेस हैं या जिस तरह से भी नैब और एहतसाब अदालत इस चीज़ को आगे लेकर चलती है, नैब प्रोसिक्यूशन करती है और फिर अदालत उसको आगे लेकर चलती है, मिनिमम टाइम फ्रेम में इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और आई थिंक इससे बहुत सी पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं, पॉलिटिकल कंफ्यूजन जो है उनकी वो क्लियर हो जाएंगी। डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, कहते हैं प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक है नैब की, इसलिए इतना टाइम लगता है और इतनी डेट्स दी जाती हैं। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर होती है तो फिर कैसे इस पर अमल दरामद होगा? साहबजादा मुजफ्फर अली नैब प्रोसिक्यूटर लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर अली साहब। जी वालेकुम सलाम। मुजफ्फर साहब, जैसे कि ये अहकामात आए, पहले तो एक अहकामात ये भी आए थे कि 120 नई एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम मिल गया, 1 माह की मोहलत मांगी गई है। अब ये बताएं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि गवाहान हैं, फिर उनके बयानात क्रमबंद करने होते हैं, फिर कुछ रिकॉर्ड लेकर आना होता है, क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगा या फिर हर रोज़ाना डेट पे डेट ही मिलती रहेगी? देखें, बात दरअसल ऐसी है कि ये तो एक बहुत खुशाइन फैसला है कि जो करप्शन के केसेस जो आज उनकी तादाद तकरीबन मेरे ख्याल है कि 1250 हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में,
और जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि 24 अदालतें हैं इन 1250 केसेस को डील करने के लिए तो ये तो एक बहुत खुशआइंद फैसला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की कि इन मुकदमात को आप डेली बेसिस पे आप चलाएं और इसकी प्रोसीडिंग्स चलें। ये उन केसेस के लिए भी बहुत अच्छा है कि चूंकि जो इल्तवा का शिकार हैं और जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित नहीं कर पाती, उसकी वजह यह है कि गवाह जो है वो वफात पा जाते हैं, 10-10 साल से केसेस पड़े हैं, और जो मुल्ज़िमान है उनके लिए भी एक बड़ी तकलीफ होती है कि वो हर पेशी पे पेश हो रहे हैं पिछले 10-10 साल से। तो ये तो बड़ा जरूरी था, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक डिफिकल्टी जरूर आएगी, क्योंकि ये जो मुकदमात हैं इनमें एट एन एवरेज जो है 30 से 40 गवाह होते हैं। तो अगर वो गवाह जो हैं वो कैसे मुमकिन है कि वो डेली बेसिस पे उनकी कंप्लीशन हो जाए एविडेंस की? उसकी रीजन ये है कि अब जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी तादाद एट एन एवरेज जो है 3 से 4 होती है एक रेफरेंस में। उन सब के अलग अलग वकील होते हैं। अब गवाह ने जब आके एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करानी है, उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं डिफेंस के जो वकील हैं। तो वो जितना मर्जी टाइम ले, उनको कानून इजाजत देता है कि जी कि आप इनसे गवाह आपके पास है तो आप उससे पूरे सवालात करें। और अगर उनका राइट अगर बिल पर खत्म कर दिया जाता है तो वो फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट में जब केस चला जाता है तो वो एपेलेंट फोरम के बच जाने की वजह से केस की प्रोसीडिंग्स भी स्टे होने के खदशात होते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये दोनों ही प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस काउंसिल को साथ देना पड़ेगा। लेकिन इस पे मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नैब के ऊपर आ गई है। उसकी रीजन ये है कि अब नाउ आई एम अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस काउंसिल्स। नैब में आपने देखा होगा रिसेंट एक अमेंडमेंट लाए थे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर, और वो मिसयूज अथॉरिटी जो है वो ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई गलती से कोई ऐसा काम कर देता है लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं लेता, यानी उसमें कोई ब्राइब नहीं लेता, कोई उसमें रिश्वत नहीं लेता, तो वो जुर्म नहीं बनता। नैब के जितने भी इस टाइम केसेस, ये जो 1250 केसेस है, इसमें मेजॉरिटी केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें जो सरकारी मुलाजिम है उसने अपना मिसयूज अथॉरिटी किया लेकिन कोई बेनिफिट की एविडेंस जो है वो नहीं है। तो जब ये रिसेंट अमेंडमेंट आई थी तो उस रिसेंट अमेंडमेंट में बहुत सारी दरखास्तें फाइल की गई फ्रॉम द डिफेंस काउंसिल्स, और वो आपको मालूम है कि कानून में एक ऐसी दरखास्त है जिसको कहते हैं 265 के, अगर आप रेफरेंस में वो फाइल करते हैं तो उस दरखास्त से ये फायदा होता है कि इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज होती है फ्यूटाइल, तमाम गवाह आए और उसके बाद फिर अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराएं, फिर उसके बाद मुल्जिम का स्टेटमेंट हो, और ये तकरीबन इतना टाइम ले जाता है ट्रायल का। तो वो जो दरखास्त है उसमें अगर वो कोर्ट देख सकती है कि जी क्या ये केस ऐसा है कि ये कन्विक्शन की तरफ जाए, क्या प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो अगर नहीं है तो उसी टाइम फैसला कर देती है। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट में जो अब तक मेरे इल्म में है कि वहां पे जब ये आई थी मिसयूज अथॉरिटी को उन्होंने क्लैरिफाई और डिफाइन कर दिया था, तो काफी सारे रेफरेंसेस जो हैं वो जो है खत्म हो चुके थे, बल्कि उनको क्वैश कर दिया गया था इन द लाइट ऑफ दैट रिसेंट अमेंडमेंट। तो नैब के ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ चुकी है कि वो ऐसे केसेस में देखें कि अगर वहां पे कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है और कोई मुल्जिम है और वो किसी मिसयूज अथॉरिटी के चार्ज में वो अपना फेस कर रहा है प्रोसीडिंग्स, तो मेरे हिसाब से उसको 265 में नैब को खुद कहना चाहिए इस एविडेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम एक तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम है, डिले बहुत हो जाता है, और आपके साथ आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया भी था जिसमें ये आपने तमाम मुहरिकात बयान भी किए थे, जो अभी आप वो बातें कर भी रहे थे, वो भी ऑब्वियसली एलिमेंट से ऐड ऑन हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, खास तौर पर अगर हम पॉलिटिकल केसेस को भी जहन में रखते हुए, सिनेरियोस को भी जहन में रखते हुए, जहां 1.5 साल 2-2 साल से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ, बहुत से ऐसे केसेस भी हैं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये 1 मंथ टाइम? मैं अर्ज करूं ना जीटस, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी हो सकता है कि अगर एक अदालत में सिर्फ 5 मुकदमे हो। देखें 1250 केसेस 24 अदालतों में, तो एट एन एवरेज 40-50 केसेस तो हैं कम से कम। तो अदालतों का जो इस टाइम के ऊपर जो है बहुत कम अदालतें हैं, अदालतें बढ़ानी चाहिए। और अब जहां तक मैंने ये कहा कि इट इज प्रैक्टिकली इट डज नॉट सीम कि, लेकिन फिर भी अगर डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं एटलीस्ट महीना नहीं, जो कि कानून में प्रोवाइडेड है 1 महीना। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं लगता कि 30 डेज में कभी इतना बड़ा करप्शन का केस का हल निकल आए जो कानून में लिखा है। उन्होंने कहा इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, कोई रीजनेबल टाइम डालें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट अभी डायरेक्शंस आई हैं, ये उन्होंने कहा कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स करें। वो उन्होंने ये नहीं कहा एक महीने में, उन्होंने कहा उन्होंने जिस केस में पावर प्लांट का जो कराची का केस था उसमें उन्होंने एक टाइम सही जी हमारा राब्ता उनसे बहाल हुआ, आई थिंक सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। और अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है सही कह रहे हैं। डे टू डे अगर हम ये करेंगे इसके ऊपर समात, तो ये जो केसेस हैं इनके मसाइल जो कह रहे हैं कि जो उसमें आ रही हैं प्रॉब्लम्स, वो भी दूर हो सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि 120 जो नई अदालतें हैं उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया, अगर वो बन जाती हैं तो फिर तो ये मामला ही बड़ा हल हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी कि अदालतों को लेस बर्डनाइज करें, आप कम से कम अगर केसेस उनके जिम्मे लगाएंगे तो शायद सॉर्ट आउट करने में आसानी भी हो जाएगी। जी मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बात कंप्लीट कीजिएगा अपनी। जी मैं कह रहा था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट येस्टरडे को जो फैसला आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स की जाएं। सिर्फ एक मियाद कायम की गई है उस केस में जहां पे आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। जी जहां पे वो पावर प्लांट का कराची का केस था, उसमें 26 गवाह थे, 5 गवाह हुए 2016 से, यानी कि 5 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं। उसमें उन्होंने एक टाइम मार्जिन स्पेसिफिक कर दिया कि 7 दिन के अंदर वो आप फैसला कीजिए और बाकी केसेस को डे टू डे प्रोसीडिंग्स के तहत चलाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये फैसला इसलिए भी जरूरी है कि अननेसेसरी एडजमेंट्स जो ली जाती हैं वो इसके ऊपर दबाव कम हो जाएगा और अदालतें जो है वो भी कोशिश करेंगी कि जो लंबी तारीखें पड़ती थी अकाउंटेबिलिटी को। एक चीज और जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये पूछनी है कि आपने जैसा बताया डे टू डे बेसिस पर केस होगा, उसके बाद 120 जो नई अदालतें जब आ जाएंगी तो फिर ये आसानी हो जाएगी, बर्डन भी कम हो जाएगा। ये बताएं कि 120 नई अदालतें तो कायम हो जाएंगी, क्या जजेस इतने हैं हमारे पास? क्योंकि हमारे पास तो हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी नहीं होती, तो नैब के जजेस 120 कैसे पूरे करेंगे? क्या ये दोबारा से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी? देखें जजों के साथ उनका स्टाफ भी अपॉइंट होगा, तो ये एक मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जाहिर है कि अगर आपने एक उठाया हुआ है स्लोगन करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने का, तो उसमें आपको अगर अदालतें बढ़ा भी दी जाती हैं और उसका स्टाफ भी लिया जाता है तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन तो है। लेकिन फिर मैं कहूँ ना कि इसमें गवर्नमेंट और नैब को भी गवर्नमेंट और नैब को भी देखना होगा, तब सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकेगी। वेल थैंक यू सो मच। साहबजादा मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक नायब प्रोसिक्यूटर लॉयर, और वो चूँकि खुद भी नैब में रहे हैं सो वो चीज़ों को बेहतर तौर पर समझते भी हैं कि कहाँ किस वक्त क्यों डिलेज होते हैं। और मसला सिर्फ ये है कि इसको अगर आप स्ट्रीमलाइन कर लें, पैरेलल कर लें चीज़ों को और बिल्कुल एक ट्रैक हो जाए, जो जैसे कि अदालत ने अहकाम जारी किए हैं, तो हो सकता है कम टाइम फ्रेम में चीज़ें बेहतर भी हों, केसेस भी हैं और 120 जो अदालतें कायम होनी है उससे भी मजीद फायदा होगा। एनीवेज उम्मीद करते हैं कि इस पर लेजिस्लेशन जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हेल्थ कार्ड्स का दायरा कार वसी करने की हिदायत की है, जो कि एक अच्छी बात है और अच्छी खुशखबरी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। और इजलास हुआ जिसमें सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया। और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मुआवने खसूसी हैं बराए हेल्थ, उन्होंने दरपेश मसाइल, तरजीहात और ब्रीफिंग दी। इस पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि सेकेंडरी हेल्थ केयर अस्पताल की तामीर से मुतालिक भी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। और इस मौका पर उन्होंने कहा कि सेहत की जो मयारी सहूलियात हैं वो उनकी इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और गरीबों को ये कार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपना इलाज मुआवजा बगैर किसी तातुल के करवा सकें। अब ये सेहत इंसाफ कार्ड है क्या? इसके अंदर कार्ड होल्डर को सालाना 7,20,000 रुपए तक का इलाज इसमें दस्तयाब होगा, लेकिन वो है या नहीं ये एक अलग सवाल है। और केपी में पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब पंजाब में इसका दायरा कार वसी किया जाना था, लेकिन अब तक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में अगर बताएं आपको कि सरकारी निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की इसमें सहूलत है। एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी, कैंसर समेत दीगर इमराज का मुफ्त इलाज सरकारी निजी अस्पतालों में होगा। मुल्क 150,000 अस्पतालों से इलाज करवाया जा सकता है और एक पूरी लिस्ट है जिसमें ये अस्पताल शामिल हैं और उससे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बड़ा एक आसान तरीका है जहां आप ये मैसेज भेजकर चेक कर सकते हैं कि आप इस कार्ड के अहल हैं या नहीं हैं। तो मैं तो बहुत पहले चेक कर चुकी हूँ
और मैं क्लियरली नाअहल करार दे दी गई थी। और अबू ज़र आपको याद होगा, फिर मैंने आपसे चेक कराया, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली अपना एक इंटरनल सर्वे टाइप भी करते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो हम सब के सब जो है वो नाअहल करार पाए थे, लेकिन बहुत से जानने वालों को ये कार्ड मिले भी हैं जो वाकई में डिजर्व करते थे। लेकिन वो कार्ड एक्टिव है या नहीं है, उस कार्ड का उनको फायदा है या नहीं है, ये एक अलग से न्यू खबर जो है वो सामने आई है कि लोग कह रहे हैं कि अभी ये कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है। पंजाब में ये बड़ा मसला है कि पंजाब में लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि केपी में तो ये पिछली गवर्नमेंट में ही, मतलब पीटीआई की पिछली गवर्नमेंट में ये इम्प्लीमेंट हो गया हुआ था, लेकिन 2018 के बाद से जब ये पंजाब में कार्ड आए हैं तो ये इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही। लोग इस पर क्लियर नहीं है कि क्या पैसे इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कैश तो इसमें आपको नहीं मिल सकता, आप इसमें इलाज करवा सकते हैं 720 के। आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप कार्ड दे रहे हैं। अब वो जब जाते हैं कहीं पर कार्ड लेकर, क्योंकि मेरे 2 जानने वालों के पास ये कार्ड है, तो उन्होंने कहा कि हम जब अस्पताल गए तो उन्होंने कहा जी एक्टिव नहीं है ये कार्ड। ये एक बहुत बड़ा मसला है पंजाब में, और ये बात वज़ीर आज़म खुद भी कह चुके हैं अपने मुख्तलिफ जगहों पर कि हम मई तक इसमें मजीद पैसे डाल देंगे, मजीद इसका दायरा कार बढ़ा देंगे, ज़्यादा वुसअत के साथ हम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। साउथ पंजाब से ये शुरू हुआ था। पंजाब में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम सेंट्रल पंजाब से या मेन स्ट्रीम शहर जो कि लाहौर है वहाँ से शुरू नहीं करेंगे। तो साउथ पंजाब में मुल्तान के कुछ लोगों से हमने बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि ये हेल्थ कार्ड क्या उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इस्तेमाल नहीं किया ना ही हमने यूज, तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ है इस तरह का ना। मैं हेल्थ कार्ड नहीं मिला भाईजान, हम उसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। उसको यूज़ करने की पहले ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, और अचानक इमरजेंसी हुई है, वालिद साहब को फालिज का अटैक हुआ है और अब वो इमरजेंसी में लेके आए हैं, यहाँ उन लोगों ने एडमिट कर लिया उन्हें, तो फ़िलहाल तो इधर ही हैं। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, जाने से जलीलो ख्वार हो रहे हैं। वाकई 6 महीने हो गए, कार्ड भी नहीं बन पाया है, सही है, और हमारे जो और रिश्तेदार हैं उनके बने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं बना हुआ, हेल्थ कार्ड बनाने के लिए कहा था, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम नहीं आता। हम आते हैं इधर क्लिनिक पे, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वो 5-5 हज़ार लेते हैं हमसे, और हमारा कोई सुनने वाला कोई मसला वही है कि लोगों को भी क्लियर नहीं है। लोग कह रहे हैं हमने यूज़ नहीं किया, कुछ कह रहे हैं हमें कार्ड मिले तो एक्टिव नहीं हुए, कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमें इस तरीका कार मालूम नहीं है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा कदम है ये कि हेल्थ कार्ड्स बनाए गए हैं, लोगों को दिए गए हैं, उनमें अच्छे पैसे डाले गए हैं, लेकिन वो एक्टिव होने चाहिए। लोगों को ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि तरीका कार यूज़ का क्या है। बिल्कुल, और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो उस कार्ड के लिस्ट पर हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ वो कार्ड चलेगा और वहाँ से आपका इलाज मुआवजा बिल्कुल इंश्योरेंस कार्ड की तरह फ्री में होगा, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आई थिंक दिस इज दैट फैसिलिटी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक गवर्नमेंट को ये डिलीवर भी करना चाहिए। जहां हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं या अपने लोगों की मासूमियत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर अबू सर हम देखते हैं, जैसे भी एक बुजुर्ग यहाँ के हमें कार्ड मिला नहीं है, एक शख्स कह रहा था कि हमें कार्ड यूज़ करना नहीं आता। आपको ये पता है कि बहुत से लोगों को ATM भी यूज़ करना नहीं आता, बहुत से लोग टेक फ्रेंडली नहीं होते हैं या चीज़ों को उस तरह से नहीं समझते हैं। लेकिन एक चीज़ में हमारी पूरी की पूरी कौम बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, इनोवेटिव है, वो है जुगाड़ लगाना। अच्छा, और ये जो टर्म है ये अब आई थिंक सबकी समझ में आ जाती है कि कुछ भी करना हो, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है ना, उसी को सामने रखते हुए कहीं इसका कनेक्शन कहीं जोड़ के कुछ भी बना ले। बेसिकली जो भी अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आपने बनाकर उसको ऐसा एग्जीक्यूट करते हैं पाकिस्तानी, और इसमें जुगाड़ू, जैसे आपने बोला है कि जुगाड़ू कौम, उसमें हम लोग बड़ा फेमस, बड़ा नाम बना चुके हैं। और कुछ हमने तस्वीर इकट्ठी की थी, देखिए हमारी टीम ने शामिल की, हमें लगा कि वो एक फनी मोमेंट है और आपको दिखाते हैं कि उनमें कैसे कैसे लोगों ने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया। और फिर ये देखें, अच्छा मीटर के ऊपर ही मोबाइल चार्ज हो रहा है जी, चेक करें। अच्छा ये खातून है काम जो बाइक चल रही है और अपने बच्चे की जुएं निकाल रही है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उस ट्रांसफार्मर को एक बांस के जरिए ना, एक लकड़ी की स्टिक के जरिए, एक बंदा है, एक साइकिल है और 3 देगचियां वो लेकर, बड़ी बड़ी देग गधे के ऊपर चढ़कर तारे ठीक की जा रही है। और ये देखें गधे को साथ बिठा लिया, आगे पता नहीं कौन है उनके ऊंट को हमने चिंची रिक्शे में बिठा लिया। आप चेक करें कि इससे बड़ा जुगाड़ क्या होगा। ये देखें 3 बाइक इकट्ठी जा रही हैं जिनमें चलती सिर्फ एक है। देखिए ना, चलती सिर्फ एक है, बाकी 2 को उन्होंने बच्चे को सेफ बनाने के लिए दरवाजा लगा दिया पीछे, बच्चे बाहर निकल जाते हैं ना बाइक से। ये देखिए ना, चिंची जो है वो 3 इन्होंने क्या किया, 35 अच्छा ये गैलन वाली टैंकियां लेकर डिस्पोजेबल बार्बर शॉप है ये,
कहीं पर भी खड़े होकर कहीं पर भी किसी की भी शेप बना दी। साइकिल पर फ्रिज जा रही है। कैसे बांधा हुआ है ये देखें। अच्छा ये देखें, अब अपनी इस्तात से बढ़कर वजन उठाया एक तो इस बच्चे ने, और फिर बाइक के साथ भी क्या किया, और ये माशाल्लाह से एक गाड़ी और उसके ऊपर सवार को 6-7 टैक्सी में फिट कर दिया। ये वही फिर ट्रांसफार्मर वाली आ गई जो स्टिक के जरिए हमने उसको सहारा दिया हुआ है कि वो होल्ड रहे। सो ये वो तमाम चीजें हैं जो फनी लगती हैं। इम्प्रोवाइजेशन है ना, रोटी के साथ ये क्या कर रहे हैं, इस तरह के साथ रोटी को गर्म किया जा रहा है। सही है जी, बिल्कुल गैस नहीं थी तो बिजली तो आ रही थी तो ना, देखिए ना, रोटी गर्म चाहिए थी, उन्हें रोटी गर्म करने का अच्छा तरीका अपनाया। ये चले जी, बनी थी, ये अच्छी बात है। हमारे बेसिकली ना ये टैलेंट तो है ना हमारी कौम में, उसमें कोई शक नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है। इम्प्रोवाइजेशन करना इनको आती है, एग्जीक्यूट करना आता है, अपने कम रिसोर्सेज में अच्छी बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका पाकिस्तानियों से ज्यादा किसी को नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें डेंजरस भी हो जाती हैं, तो हर चीज़ में सेफ्टी को मद्देनजर रखिए। बाकी आपने जो करना है वो आपके जुगाड़ तो आप लगाते ही रहेंगे हर जगह पे। कई दफा आपने जिंदगी में आज तक कौन सा जुगाड़ लगाया? अभी तो याद नहीं है, अभी याद करके बैठा हूं। अच्छा, मैं अचानक जब भी अबू सर से सवाल पूछती हूँ, मैंने जुगाड़ कौन से लगाया है? आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने मोबाइल चार्ज करने वाला ही जुगाड़ लगाया कि आपका स्विच ऊपर होता है और मोबाइल या तो लटक रहा होता है या आपको पकड़ के खड़े होना पड़ता है, तो वो चार्जर का जो एडॉप्टर होता है उसके ऊपर ही आप फोन को सेट करके स्क्रीन उसके ऊपर रख दें। सही है। चलें जी, मैं भी सोचता हूँ ब्रेक में कि क्या क्या जुगाड़ मैंने अब तक लगाए, लगता है वैसे इतने खास लगाए नहीं होंगे। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर नेचर की जो ब्यूटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत भी इस पर बहुत काम कर रही है कि टूरिज़म को सपोर्ट किया जाए। वहीं पर पाकिस्तानी अपनी कैपेसिटी में, अपने डोमेन में रहकर भी पाकिस्तान को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं, और डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आते हैं पाकिस्तान को, ना सिर्फ एक्सप्लोर करने के बल्कि उसको प्रेजेंट करने के भी। तो हमारे साथ एक ऐसे ही ट्रैवलर मौजूद हैं जो कि कराची से अभी लाहौर पहुंचे हैं कल सुबह, और ऑन फुट, सबसे बड़ी बात, पैदल चलकर वो कराची से लाहौर आए हैं, और अभी उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे खंजराब पास तक जाना है पैदल सफ़र करते हुए। अकेले ये ट्रैवल कर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन रास्ते में ये मुख्तलिफ लोगों से मिलते हुए मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए पहुँच रहे हैं। 18 सितंबर को अबू सर ये कराची से चले थे और कल ये लाहौर पहुँचे हैं, जिनमें से 33 दिन मुसलसल ये पैदल चलते रहे और 3 दिन इन्होंने रेस्ट किया। टोटल 36 डेज हो गए हैं इनके सफ़र को, लेकिन 33 दिन की मुसलसल चल के कराची से लाहौर। एक ज़बरदस्त जर्नी है जी, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। इन्होंने ये मैसेज सोचा दुनिया को देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक लाहौर पहुंच गए और आधा रास्ता हो गया, बल्कि आधे से ज़्यादा हो गया है। बाकी का सफ़र कैसे गुजारना है और अब तक कैसा गुजरा, तो महर फैसल से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम महर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फिटनेस से देख के तो लग रहा है कि आप इतना ही पैदल चलकर आए होंगे। कैसे आपको ये आइडिया आया, फिर आपने क्या क्या? मैं ये क्रेडिट अपने वालिद साहब को दूंगा। हाँ, बचपन में सुनते हैं पाकिस्तान के लिए बारे में कि दहशतगर्दी ये वो हमेशा ही सुने, तो जी तो बस अब्बू ने कहा कि छोटा सा भी काम करना हो पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के लिए करना है, चाहे उससे लोगों को फ़ायदा हो या ना हो। हाँ। पाकिस्तान के लिए करना है। बस मैं सोच के निकला था कि पाकिस्तान को, बाहर के लोगों को ख़ास तौर पर बताना। हाँ। कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है और वहाँ के कल्चर, वहाँ के बेसिकली एक मैसेज अच्छा देना पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का पूरी दुनिया के लिए, बिल्कुल। फैसल ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, ऑब्वियसली आपके वालिद ने, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया आपको कि आप ये करें। अब एक सफ़र पे निकलना तो सोचना आसान होता है, लेकिन उस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल होता है। आप कराची से निकले, खुंजराब चाइना बॉर्डर तक आपने जाना है। हाँ। कैसे तैयारी की, कितनी आपने वर्जिश की होगी, सामान कितना रखे, फिर पैसे भी चाहिए होते हैं, सारा कुछ करना है, प्लान कैसे किया था? हाँ, ये दरअसल मैं निकला था 18 दिसंबर को, और शुरू में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मेरे टांगे में जवाब दे दिया और रास्ते में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान के लिए कुछ करना था, ये मैसेज देना था बस, ख़ास तौर पर लोगों को। अक्सर हमारे अपने लोगों को भी पाकिस्तान के बारे में वो नहीं पता, जब आप बाहर निकलेंगे तब लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बाहर के लोगों को यही बताना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमेशा लोगों को आपसे मोहब्बत मिलेगी, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा फैसल, लेकिन ये देखो ना, आप एक तो मुझे बताएं कि आप रिकॉर्ड कीपिंग कैसे कर रहे हैं,
क्योंकि जब आपने ये मैसेज इंटरनेशनली देना है तो फिर प्रूफ्स के ऊपर भी बात होती है, ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी बात होती है, एंड हो सकता है कि इंशाल्लाह जब आप कामयाब हो तो आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी कर सको ना, कि आपने इतना लंबा सफ़र पहले तय किया है, अकेले तय किया है। तो वो एक्सपीरियंसेस आप कैसे ऑन रिकॉर्ड? देखिए, जब शुरू में जब निकला था तो मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बड़े भाई मार ज़ुबैर साहब, उनने बताया कि आप करें, लोग आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब रास्ते में जहाँ जहाँ भी मुझे मिला लोगों ने गाइड किया कि आपको ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंध में आते हुए सखर तक मुझे कोई नहीं जानता था। फिर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आगे मुझे रास्ते में मिले मुलाकात की, ख़ास तौर पर बाइकर कम्युनिटी जो है वो हर शहर में, हर बड़े शहर में मिल जाते हैं, तो उन्होंने स्टे कराया और खाना वगैरह वहीं पे रात को, और सुबह वहीं पे मुझे बाईपास छोड़ते और अच्छा, हाँ वहाँ से तो बेसिकली सपोर्ट भी मिलनी शुरू हो गई। हाँ जी, और बिल्कुल। आप जब रास्ते में निकले तो सपोर्ट भी आना शुरू हो गई। जी, बिल्कुल। तो कितना एक दिन में पैदल सफ़र करते हैं, कितने किलोमीटर टारगेट रखा होता है कि आपने आज इतना चलना है और फिर रेस्ट करना है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना रेस्ट? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही मैं शहर के हिसाब से चलता हूँ, आगे देखता हूँ कि कितना किलोमीटर है। मैं 40 किलोमीटर मेरा वैसे टारगेट है, उससे पहले भी हो सकता है। जैसे रहीमिया खान से आए, सादकाबाद से रहीमिया खान, अगर शॉर्टकट तो आए तो 20-25 किलोमीटर बनता है, तो वैसे ही मैं तो रोज़ाना 40 का टारगेट है? 40 किलोमीटर का टारगेट है कि आपने कवर करना है। अच्छा, मैप्स वगैरह कैसे फॉलो करते हो? गूगल मैप को इस्तेमाल करते हो? गूगल मैप और है, उसमें शॉर्टेस्ट वे देखते हो कि बिल्कुल मैंने ऐसे। आगे जाना है और कैसे जाना है? जी बिल्कुल, गूगल मैप है और बड़ा हेल्पफुल है, और दूसरा मैप भी है मेरे पास, वो आगे जो काम आएगा। नॉर्दर्न एरिया कहीं में कोई एक जगह आपको लगा हो कि थोड़ा सा फील हुआ हो कि मैं थक गया हूँ, कुछ ज़्यादा हो गया है, या कभी ऐसी फीलिंग आई हो पूरे सफ़र बिल्कुल के दौरान? बिल्कुल, मैं शुरू में आपको बताऊं, मैं जब शुरू से मज़ार कायद से निकला था तो मुझे पहले ही दिन ऐसा लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, पहले ही दिन। हाँ। लेकिन वहाँ के मेरे कज़न है गुलशन हदीद के, मेरा मज़ार कायद पे गुलशन हदीद पहला तक। अच्छा, तो उन्होंने बताया, बेटा अगर शुरू किया है तो इसे ख़त्म करो। कराची, मुल्तान से तुम गए हो, कराची आए हो, तो आप इसे मुकम्मल करो, इसे बीच में ना छोड़ो। मुल्तान से कराची में लगे थे? मैं मुल्तान से कराची बाई ट्रेन गया था। अच्छा, ट्रेन गए, ट्रेन, वहाँ से शुरू मतलब करना? वहाँ से आपने वहाँ से करना? शुरू किया, सही। उस कोने से इस कोने तक जाना था। अच्छा, और वहीं से बस लोगों ने सपोर्ट की, मोहब्बत अच्छा दी मुझे। फैजल, सपोर्ट तो ऑब्वियसली है और मैसेज आपका बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जब आप अकेले निकलते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, कंपनी कोई नहीं आपके साथ, अकेले निकल पड़े हैं आप, और ऑब्वियसली बड़ा लंबा सफ़र है, कई दिनों का। कुछ ऐसे ट्रैवलर्स को जानते हैं जिन्होंने कहा कि हमें कंपनी होनी चाहिए साथ, एग्जैक्टली, एक दो बंदे साथ या कोई हेल्पर, कोई दोस्त। टाइम आपने कोई अच्छा गुजर जाता है हाँ, बातें करते हुए। क्या करते हैं? अकेले सफ़र करते हैं, गाने सुनते रहते हैं रास्ते में? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गाना तो मैं पूरे रास्ते में नहीं सुना, क्योंकि रास्ते में जब आप निकलते हैं तो अक्सर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह अच्छे लोग ही मिलें। तो बस मेरे पास एक छोटा कुरान पाक था, वो मैं रास्ते में पढ़ता आया, कई बार रोज़ मैं 10 से 12 सिपारे पढ़ लेता था। अरे ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपना अब तो मेरे ख्याल में चलते चलते पढ़ते हैं? हाँ, चलते चलते। अच्छा जी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि डेंजरस है, रोड साइड पर आप चल रहे हो? जी, डेंजरस मुझे वो डर नहीं लगा कि मैं इस ट्रैफिक के दौरान या कुछ हादसा हो। हाँ। मुझे वो डर लगा जब सिंध में दाखिल हो, अंदरूनी सिंध, तो ऐसी जगह भी आती हैं जो पहाड़ हो, रेगिस्तान और सुनसान और झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे लगा मुझे डर, और मुझे लगा कि मुझे लिफ्ट लेनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी नहीं ली। तो लोग खुद रोका कि यार भाई इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो अकेले? तो मैंने उनको बताया भाई मैं निकला हूँ ऐसे ही, बस आप लोग सपोर्ट कह रहे हैं भाई आप वहाँ तक चले, ये सुनसान इलाका है, आप यहाँ से पूछा है कि आप ये सारा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, ताकि अगर कोई क्रॉस चेक करे आपको कराची से गुजरात तक कि आप बाकी पैदल चलें, लिफ्ट नहीं ली जिसने आपने अभी कहा है, हो जाएगा सारा डॉक्यूमेंटेड है? जी जी, मेरे पास एक कज़न ने चैनल दिया था यूट्यूब का। उसने कहा इस पे काम करो, क्योंकि आपको ऐसे लोग नहीं जानेंगे और कोई पहचानेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं कि आपने किया है वाकई कि नहीं किया। तो उस पर मैं वीडियो भी डालता रहता। अच्छा। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो डालते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी, वो तो क्रॉस चेक भी हो जाता है, लाइक इफ इंटरव्यू तो आपको पता होता है कि कौन सी जगह से आपने ट्रैवल किया। अब आगे का प्लान क्या है? लाहौर से आपने कब चलना है, कहाँ जाना है, फर्स्ट स्टॉप क्या होगा, खंजराब पास तक कितने दिन में पहुँचोगे, कोई प्लानिंग? देखें, अब जो सफ़र है मैं आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल में कर चुका हूँ। आगे जो है वो डेंजरस भी है, एक तो पहाड़ी इलाका है, दूसरा अगर आप सीधे रास्ते पे 40 किलोमीटर करते हैं तो पहाड़ी रास्ते में आपसे 20 से 15 होगा। हाइट है तो हाँ, बिल्कुल ऐसे, तो मेरे ख्याल में डबल दिन और लग जाएंगे। जहाँ अगर
33 जिला गए हैं, मगर मजीद 50 से 55 दिन और तो लगेंगे। यहाँ से अभी आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और आगे से फिर जी, आप बिल्कुल। उसको प्लान करेंगे। ज़बरदस्त चीज़ है जी, थोड़ी डेंजरस भी है, मैं एक्चुअली सरप्राइज हुई हूँ, लेकिन आपको गुड लक, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। एंड आई रियली होप आप अपना ये सफ़र ज़रूर कंप्लीट करें, और जो message क्योंकि है वो बड़ा ये जो ज़बरदस्त मैसेज है कि पाकिस्तान इज़ अ सिक्योर कंट्री इवन इफ़ यू वॉक ऑन योर फुट, Exactly. तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग। हाँ, बस मैं लास्ट में एक बात जी। बताना चाहूँगा कि ये जो सफ़र मैं पुरअमन सफ़र जो शुरू हुआ है, ये सबका क्रेडिट पाक फ़ौज को ही जाता है। हमारे नौजवान जो शहीद हुए हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए निकला था। ट्रिब्यूट टू पाक ये आपका जर्नी जो है वो उनको खराज बेहतरीन। तहसीन है। जी। बहुत शुक्रिया जी आपकी Thank you. तशरीफ आवरी के लिए। थैंक यू फैसल। हम एक ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया के दौर में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब सोशल मीडिया पे आप कोई भी ट्विटर पर या फिर किसी और फोरम पर आप ट्रेंड्स देखते हैं तो वहाँ से मालूम होता है कि कौन सी बात और कौन सा इशू आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और हमने देखा कि कल एक ट्रेंड था उठो बोलो, ये टॉप ट्रेंड बना रहा। हैशटैग उठो बोलो, फिर वी वो वंडरिंग कि ये व्हाट इज़ इट अबाउट, कि उठो बोलो किस चीज़ के बारे में। और जब हमने इसको पूरा रिसर्च किया तो ये एक रहनुमा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को लीड कर रही है, इस कैंपेन को लेकर चल रही है, जिसमें तशद्दुद और ज़्यादती का जिक्र है। ये तशद्दुद और ज़्यादती बच्चों के साथ है, ख़ातीन के साथ है, किस तरह से हमने इसमें अपना रोल प्ले करना है, हमने अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है, ख़ास तौर पर बच्चों को। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी से ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को हवस का निशाना बनाया जा रहा है, ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सो हम एज अ सोसाइटी कैसे उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं? उन पेरेंट्स को जिन्होंने खुद शायद एजुकेशन अगर हासिल नहीं की, तो हम एजुकेटेड लोग कैसे इस कैंपेन को उनके घरों तक पहुँचा सकते हैं, एंड वी कैन मेक देम रियलाइज़ कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है और इस पर बात करना कितना ज़रूरी है। सो सब लोगों ने अपना रोल प्ले किया और आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर विद इन नो टाइम ये टॉप ट्रेंड काफ़ी टाइम तक रहा और लोग इस बारे में अपनी अपनी राय, अपने अपने जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं इस चीज़ के हवाले से या एजुकेशन पॉइंट्स उनके ज़हन में आ रहे थे, तो वो इसको शेयर करते बिल्कुल। चले जा रहे थे। ये टॉप ट्रेंड बना जब, इसीलिए तो ट्वीट बहुत ज़्यादा हुए इस पर। हमने आप ट्वीट देख भी रहे हैं जिसमें अदनान असलम, महक माजिद, इमरान गिल, जोया और बहुत से दीगर साथी ने इसको यूज़ किया है और अपनी राय दी है इस पर। बहुत ज़रूरी है बच्चों को बताना अपने आप को कैसे बचाना है, सेल्फ डिफेंस, और फिर इस हवाले से जो लोगों के अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और इसके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए। तो हम बात करेंगे खुबैब कियानी से, जो कि डायरेक्टर हैं रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और उनके साथ मौजूद हैं ज़रताशा आगा, यूथ पीयर एजुकेटर हैं, उनके साथ काम करती है इसी इशू पर। वेलकम आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। खुबैब, इट्स एन अमेजिंग आइडिया, हैशटैग उठो बोलो, और ये आपने ना सिर्फ यूथ को, एल्डरली, बच्चों, हर चीज़ को उसके ऊपर फोकस करने पर मजबूर कर दिया कि हमें स्टेप इन करना है अपने बच्चों के लिए। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट एंड हाउ यू गोना एजुकेट आवर सोसाइटी? देखिए, इसके पीछे जो आइडिया ये था कि हम लोग रिसेंटली जो इवेंट हुए हैं, जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं, जी। उन इवेंट्स के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, और इसको रिस्पॉन्ड करते हुए गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी की तरफ से भी एक ख़ास पुश चाहिए थी। तो रहनुमा FPAP ने कोशिश की कि एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए जिस प्रोग्राम के थ्रू वो आम लोगों तक पहुँचे, सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स तक पहुँचे, और उनको ये बताया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको रिस्पॉन्स करते हुए हम कह सकते हैं कि हम एज ए सोसाइटी लेट हैं। अगर हम पेरेंट्स के रोल के अकॉर्डिंगली देखें, अगर हम टीचर्स के रोल के अकॉर्डिंगली देखें, अगर हम पॉलिसी मेकर्स के रोल के अकॉर्डिंगली देखें, तो हम बड़ी तसल्ली से कह सकते हैं कि वी आर वेरी लेट। हमें अब इसको बड़ी तेज़ी के साथ जो है एक इशू के तौर पर ना सिर्फ मानना होगा, समझना होगा, रिस्पॉन्स देना होगा, घर के अंदर भी, स्कूल के अंदर भी, और असम्बलियों के अंदर बैठे हुए जो हमारे लेजिस्लेटर हैं उनके लेवल तक कि किस तरीके से इसके लिए ऐसी कानून साजी की जाए, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो हैं वो एक महफूज बचपन से गुजरें, ताकि वो बड़े होकर एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा बने जिस मुआशरे में उनके बाद आने वाले बच्चे भी महफूज हों और वो भी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हों। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात है जी। और ये जो सोच है ये बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए सबको, और इस पर मिलकर काम भी करना चाहिए। खुबैब साहब, आपके साथ ज़रताशा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपके साथ इस मुहिम के अंदर हिस्सा हैं। ज़रताशा, आप बताएं आपका क्या रोल है? यूथ पीयर एजुकेटर हैं आप, क्या रोल अदा करती हैं आप इसमें, और क्या देखती हैं आप आगे क्या हो सकता है? एज अ यूथ पीयर एजुकेटर हमारा जो मोस्टली यूथ का वो जो
काम है वो यूथ के साथ है, बॉयज़ के साथ और गर्ल्स के साथ। इसमें हम उनको अवेयरनेस देते हैं लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से। इसके 8 कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर से अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स और जेंडर, ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में हम बताते हैं उन्हें। और एज आ यूथ मैं ये देखती हूँ कि जो पाकिस्तान में बल्क है यूथ का, तो यूथ के साथ ही ज़्यादा डायरेक्टली निगोशिएट कर सकती है और जो एक बैरियर होता है ना वो नहीं होता अगर यूथ से बात करी हो, बच्चे से बात कर रहे हो। तो इसलिए एज पीयर एजुकेटर मैं देखती हूँ अगर हम मज़ीद पीयर्स को इन्वॉल्व कर लें तो हम ये जो कम्युनिकेशन गैप और बैरियर्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। लोग स्टूडेंट्स बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर ना सिर्फ उनकी दादरसी की, उनसे बात की, बल्कि कहा कि इस प्रोटेस्ट में वो उनके साथ खड़ी हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये मामला भी हल हो जाए क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुबैब साहब, जिस तरह से रताशा ने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूथ का भी इसमें साथ आगे बढ़ना, आप बताएं कि इशू कहाँ नज़र आता है? एक तो आपने कह दिया हम लेट हैं, ऑलरेडी हमें ये मालूम है, हम देख रहे हैं कि लेट हो गए। पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज भी हम देखते हैं हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अच्छी चीज़ है बड़ी ज़्यादा, लेकिन ये शायद उस तरह से आम नहीं है। अभी भी सिमर अक्सर ये जिक्र करती है कि बच्चों को बाहर कुछ चीज़ लेने मत भेजें, बस बाहर इस तरह से आप लोगों को अपनी आसानी दें पैदा करके कि आप बच्चों को बाहर भेज रहे हैं विदाउट एनी सुपरविजन। तो ये किस तरह से हल हो सकता है? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखें, इसके लिए हम 2-3 लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि हम एक छोटा सा रहनुमा FPAP एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें बच्चों को स्कूल्स के अंदर जाकर, और इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर भी हैं, तो स्कूल्स के अंदर जाकर और स्कूल से बाहर जाकर बच्चों को अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम कुछ 1000 का एक सैम्पल तैयार करें जो कि बहुत अच्छा सैम्पल, और उसके ऊपर बेस्ड रिसर्च जो है वो हम अपने पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाएँ और फिर पॉलिसी मेकर से कहें कि आप जब बच्चों के हकूक़ के बारे में असेंबलियों के फ्लोर्स के ऊपर बात करते हैं तो इस रिसर्च का हवाला दे के, इस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी गई वो इन्फॉर्मेशन एज अप्रोप्रिएट थी और दुरुस्त चैनल यानी कि असातिज़ा के थ्रू दी गई। बिल्कुल भी नहीं कहा जाता इसमें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो बच्चे की उम्र से ज़्यादा हो। बच्चे और बच्ची को एज अप्रोप्रिएट में अंडरलाइन करके कहना चाहूँगा कि एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन जो है ये उसका राइट है कि अपनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उसको मिले, और असेंबलियों के अंदर इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि बच्चे और बच्चियां जो हैं वो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इन्फॉर्मेशन उनको हासिल हो, ताकि वो जब बड़े हो रहे हो तो कुछ ऐसे हालात ना पैदा हो जहां पर कोई बड़ा आकर उनको मैनिपुलेट कर ले, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द ट्रॉमा दे कैन रिएक्ट प्रॉपर्ली एंड दे कैन टॉक अबाउट इट। बेसिकली ये तो इस तमाम ट्रेनिंग का मकसद, बॉटम लाइन ये है कि बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना है कि दे कैन टॉक अबाउट इट। वो चाहे चाइल्ड अब्यूज़ की मद में हो, वो चाहे मोलेस्टेशन की मद में हो, जो एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं होता बट मेंटल ट्रॉमा कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। और हम एक रिसर्च का अगर हवाला दें तो 60% जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें आपके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं जो चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं। सो जरताशा, आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि हम स्कूल लेवल पर, हम एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स लेवल पर जाकर ये ट्रेनिंग बच्चों को दें, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट होते हैं। वो अभी भी एक बड़ा टैबू है गुड टच बैड टच के बारे में बात करना, या लोगों को, बच्चों को ये एजुकेशन देना कि कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। पेरेंट्स कंफर्टेबल फील नहीं करते, बट टीचर्स आर द सोर्स जो बेहतर तौर पर समझा सकते हैं। सो प्रैक्टिकली इसके लिए रहनुमा क्या कर रही है? क्या स्कूल्स को ऑन बोर्ड लिया गया है? गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही है? जी, गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन चल रही है। जो सर ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हम गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही जो अवेयरनेस दे रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल्स में भी उनके साथ लिंकअप होकर उनको अपना एजेंडा बताते हैं, वो हम परमिशन देते हैं, हम जाके टीचर्स को ट्रेन करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, मज़ीद TOTs भी करते हैं, ताकि वो फुली हमारे जो एजेंडा है उसके ऊपर वो जिस कहते हैं बेसिक्स उन्हें पता और उन्हें डिलीवर करने में मुश्किलात पैदा ना हो। सही। तो जिस तरह से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और कोलैबोरेशन हो रही है, तो खुबैब साहब किस तरह से पेरेंट्स को कैसे मैसेज देंगे आप? पेरेंट्स किस तरह से इस सारी सिचुएशन को देखें? मैसेज देने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, बच्चों को ये तालीम देने के लिए पेरेंट्स की भी ज़रूरी है ना कि वो भी एक्सेप्ट करें इस चीज़ को और वो भी आपके साथ एग्री करें। पेरेंट्स ट्रेनिंग की भी एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल है इस इशू के ऊपर बात करते हुए। और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को अपना जो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने तकरीबन तमाम जगहों पर इसके ऊपर बारे बात की है कि हम पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट हमने ये बना लिया हुआ है कि हमने बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के, बस्ता दे के और कुछ पैसे दे के, जेब खर्च के स्कूल भेजना है, शाम को जब घर आए उसको खाना देना और सोने के लिए एक चारपाई देनी है, तो हम पेरेंट्स हैं। ये बच्चे की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड्स का आप ख्याल रख रहे हैं, बच्चे की इमोशनल, साइकोलॉजिकल
जितनी भी नीड्स हैं, सोशल नीड्स जितनी भी हैं, उनका भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, बच्ची अगर बड़ी हो रही है और वो अपने प्रोटेक्शन के बारे में नहीं जानती और उसको बाहर कोई तंग करता है और बच्चे के पास ये बात नहीं है कि घर आकर अपने पेरेंट्स से बात कर सके, तो दिस इज समथिंग जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो अपने बच्चियों और बच्चों को जो है ये बताना चाहिए कि जिंदगी का कोई भी वाकया, अच्छा बुरा, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन कर देने वाला वाकया जो बाहर हो, उसके बारे में घर में बात हो सकती है। ये एक सेफ स्पेस है। वी आर द वंस जिनसे आपको कम्युनिकेट करना है। अब्यूजर्स किस चीज का फायदा उठाते हैं कि बच्चों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती नहीं है, अगर होती हैं तो उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया होता घर वालों की तरफ से कि किसी भी तरह के वाकये में घर आके बात कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए। आपके ये पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं एंड आई रियली होप कि हम अपनी सोसाइटी को ट्रेन कर सकें, अपने पेरेंट्स को, इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट कर सकें। बीइंग अ पेरेंट मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, और अक्सर अबूज़र मैं और आप इस बारे में बात करते हैं एंड यू वुड एग्री विद दैट, अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए। इफ़ दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, उनको कॉर्नर मत कीजिए, उस बड़े एडल्ट पे ट्रस्ट मत कीजिए, अपने बच्चे पर ट्रस्ट कीजिए जो आपको बताने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली, वो चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके नेबर्स हैं, वो आपका स्टाफ है, ड्राइवर, नौकर, कुछ भी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अगर बच्चा कुछ बता रहा है तो उसको प्लीज पिकअप करने की कोशिश कीजिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ बच्चे को मॉनिटर करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। अगर कहीं पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, कहीं पर आपको फर्क नजर आ रहा है, तो आप उस पर जरूर उससे बात कीजिए। वही बात की कम्युनिकेशन गैप जो है उसको खत्म कीजिए। बहुत शुक्रिया ख्वाब कियानी साहब और ज़रताज साहब, थैंक यू सो मच फॉर रनिंग दिस अमेजिंग कैंपेन। आई रियली होप कि आप इसको मैसेज लेवल तक लेकर जाएं और एक्चुअली हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ एम्पावर हों बल्कि कॉन्फिडेंट हों कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के वासी एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे गुज़िश्ता 3 साल से, वो थी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। अब फाइनली उसका इफ्तिताह हो रहा है। डेट जो दी गई थी उसके ऊपर यकीन इसलिए है क्योंकि अब पासेस मिल रहे हैं कि इफ्तिताही तकरीब 25 को है, तो सब जो मेहमान हैं वो ज़रूर आएँ। बिल्कुल, 26 को आवाम के लिए ये खोल दिया जाएगा प्रोजेक्ट, और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। बड़ी जदीद तर्ज की ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो लाहौर में आपको रमा दवा मिलेगी, और हम ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थे कि हम डेवलप कंट्रीज़ में इस तरह के प्रोजेक्ट्स देते हैं। पॉलिटिकल स्कैंडल्स हुए, कंट्रोवर्सी हुई, आपस में इख्तलाफात हुए, 2017 में मुकम्मल होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। अब बहरहाल 5 साल के बाद ये खुलने जा रही है। लेकिन अबूज़र आपको पता है जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, जब आप जाते हैं और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल हर चीज़ है वहाँ पर और ऑटोमेटिक ट्रेन्स हैं, तो कैसे सफ़र करना है, और फिर चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे लाहौर के हार्ट लाइन से ये गुजर रहा है, और इसलिए अब जब आप इसमें सफ़र करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप पहली दफ़ा सफ़र करेंगे तो आप सोचेंगे कि कहाँ से टिकट लेना है, कहाँ पर आपने जाके ट्रेन में बैठना है, किस सवारी के लिए किधर बैठना है, स्टेशन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी थी, जिसके लिए हमने आपके लिए सहूलत के लिए सीमल ने खुद जाकर ये देखा ऑन ग्राउंड और फिर डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करा। कल अनारकली स्टेशन को खोला गया और वहाँ पर हम गए, टिकट ली हमने बाकायदा। ऑब्वियसली ट्रेन तो अभी नहीं चल रही है, वो 25 के बाद चलेगी, बट ट्रैक तक मैंने आपको पहुँचा दिया। आइए देखते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मैं कहूँगी अब तो बरसों से इंतज़ार था। तकरीबन 5 साल के बाद अब फाइनली इसका इनाग्रेशन होने जा रहा है। वैसे तो दिसंबर 2017 में इनाग्रेशन हो जाना था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने इसका फाइनली 25 अक्टूबर को इनाग्रेशन का फैसला किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टेशन विज़िट करूँ, और मैं अकेली क्यों विज़िट करूँ, आपको क्यों ना साथ लेकर आऊँ, क्योंकि पता हो कि कैसे अंदर जाना है, टिकट्स कैसे मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, एस्केलेटर्स होंगे, कैसे इस्तेमाल करने हैं, ट्रैक तक कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे चूज़ करना है, वापस कैसे आना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ अंदर चलिए एंड लेट्स हैव अ विजिट। और मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ अनारकली स्टेशन पे, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेशन है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दैट एवरीथिंग इज़ एक्टिव। लेकिन अब इतने बड़े हॉल में जो इतना खूबसूरती से डिज़ाइन भी किया है, आगे करना क्या है? तो सबसे पहले अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आपके पास कार्ड नहीं है, जो कि एक कार्ड स्पेसिफिकली आपको काउंटर से मिलेगा, हम वहाँ भी जाएंगे, बट अगर आप पैसे पे करके ऑरेंज लाइन ट्रेन की राइड लेना चाहते हैं तो दीज आर द वेंडिंग मशीन्स जो आपको यूज़ करनी है। लेकिन इसको देख के कुछ लोग एकदम से परेशान हो जाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत आसान है। सो मैं करने लगी हूँ ये वेंडिंग मशीन इस्तेमाल, और मेरे पास है ये 50 रुपीज़। परेशान नहीं होना, 50 रुपीज़ कराया नहीं है, कराया है 40 रुपये। सो इसको मैं यहाँ पूरा ये लिखा हुआ है इंसर्ट बैंक नोट्स, उर्दू में भी लिखा हुआ है। आप यहाँ से पैसे जो है वो इंसर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे
आपको टोकन और आपकी बकाया रकम जो मेरे 10 रुपये आएंगे वो मुझे यहाँ से रिसीव हो जाएंगे इस काउंटर पे। अगर आपने परमानेंट कार्ड बनवाया हुआ है, इन्होंने कार्ड की फैसिलिटी भी दी है विच इज़ अमेजिंग कि आप कार्ड को एक ही दफ़ा रिचार्ज करें, स्टेशन के अंदर आते साथ ही आपको वेंडिंग मशीन ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कार्ड होगा, आप इंसर्ट करेंगे एंड वॉकवे से गुजर जाएंगे। वहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन अगर आपका कार्ड रिचार्ज नहीं है या उसमें पैसे नहीं है, सो कार्ड आप इंसर्ट करेंगे यहाँ, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप कार्ड रिचार्ज करेंगे, अपना कार्ड पकड़ेंगे और भाग जाएंगे अपने ट्रैक की तरफ। यहाँ से आपको रसीद भी रिसीव हो जाएगी। बहुत ही ईजी बनाया गया है, बिल्कुल सिंपल आसान अल्फाज में। अगर आप सिक्के डालना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप कॉइन्स डालना चाहते हैं, तो यहाँ से 5 रुपये के आप 40 रुपये पूरे करेंगे, जो कि 8 सिक्के बनेंगे। आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और आपको टोकन यहाँ से रिसीव होगा। सो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैंने टोकन ले लिया है, उसके बाद मैंने क्या करना है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस मशीन के ऊपर जब ये ऑपरेशनल होगी और बाकायदा आम लोगों के लिए अवेलेबल होगी, तो पूरी एक लिस्ट आएगी डिफरेंट स्टेशंस की। तो आप अपनी डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ आपने जाना है, अनारकली स्टेशन पे अगर मैं हूँ और मैंने आगे कहीं और किसी और स्टेशन पर जाना है, मैंने GPO की तरफ जाना है या मैंने ठोकर की तरफ जाना है, तो मैं वो डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट कर लूँगी। किराया सबका एक ही रहेगा, लेकिन ये होगा कि आपके उस टोकन के ऊपर जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। तो ये तो था सारा इस वेंडिंग मशीन का फंक्शन। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते और आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर अभी भी वेंडिंग मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो परेशान नहीं होना, उसका सोल्यूशन भी है। आए आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी आसान तरीन तरीका, टिकट बूथ। यहाँ पर बाकायदा लोग मौजूद होंगे जो आपको गाइड करेंगे। करना आपने सिर्फ ये है कि 40 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास 50 रुपये हैं, तो मैं इनको दूंगी पैसे और इसके बाद ये मुझे टिकट या टोकन जो भी इसका एंट्री का है वो जारी कर देंगे। और ये है जी वो टोकन जो आपको मिलेगा उस वेंडिंग मशीन से भी और यहाँ से भी, और मैं लूँगी अपने 10 रुपये वापस। थैंक यू सो मच। 40 रुपये का ये टोकन मुझे मिल गया और अब मैं जाऊँगी वॉकवे की तरफ। सो दिस इज़ द वॉकवे जहाँ से गुजर के मैं ट्रेन ट्रैक की तरफ जाऊँगी। ये है वो टोकन जो मुझे या तो वेंडिंग मशीन से मिलेगा, अगर आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी तो टिकट बूथ से। और यहाँ पर आप देखें कि बाकायदा उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि बराए मेहरबानी यहाँ पर कार्ड, अगर मेरे पास परमानेंट कार्ड है तो मैं वो स्वाइप करूँगी, नहीं तो मैं टोकन। और टोकन मैं यहाँ रखूँगी तो आप देखिए कि फ़ौरन से वो बैरियर्स खुल जाएंगे एंड आई विल वॉक थ्रू एस्केलेटर के ऊपर और वहाँ से जा रही हूँ मैं नीचे अपनी ट्रेन ट्रैक की तरफ। ऑल्सो इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपने एक नोटिस देखा होगा जिसमें उन्होंने तमाम एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो इसको थाम के रखिए, भारी सामान कैरी मत कीजिए। व्हील चेयर के लिए ये नहीं है, अलग से एलिवेटर्स बने हुए हैं। एंड ऑल्सो बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, इस पर भागना नहीं है, चलना नहीं है, बस सुकून से आप इसको पकड़ कर खड़े रहें और फिर आप जाएंगे अपने ट्रेन ट्रैक की तरफ। तो मैं आ गई हूँ इस वक्त प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये संभाल के रखना है, घुमाना नहीं है, क्योंकि एग्ज़िट जब करना है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मेरे सर पर आप देख रहे होंगे ये एक पूरा मॉनिटर लगा है जो कि सीरीज़ लगी हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसको कहते हैं PID, पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इसके ऊपर आप देखें कि इंग्लिश और उर्दू में दोनों में रनिंग, अराइवल, टाइमिंग्स क्या हैं, अगली ट्रेन कितने बजे आएगी, अभी ट्रेन कितने बजे निकली है, कितने टाइम में आपको आपकी ट्रेन जो है वो मिल जाएगी, टू ऑल टाइम स्टेशंस, यहाँ से जाने वाले रास्ते हैं। इसके बिल्कुल अक्रॉस अगर आप देखें तो सेम ही पैटर्न है, जहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं लाइक अक्रॉस जा रहे हैं तो आपको वो वाली ट्रेन मिलेगी। और 2 ट्रेन्स पैरेलल चलेंगी इन दोनों ट्रैक्स के ऊपर जो वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहेंगी। सो ये लंबा कॉरिडोर है जिसमें डिफरेंट दरवाजे हैं, तो एक ही दरवाजे पर रश नहीं लगाना। अगर आपको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ जगह नहीं मिल रही तो आगे एक सीरीज़ है मुख्तलिफ डोर्स की जो पूरी ट्रेन को कवर करेगी। उसके बाद आप ट्रेन पर सवार होइए, अपनी मंजिल पर जाइए और फिर वहाँ पर आराम से उतर जाइए। लेकिन उतरने के बाद भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सारा प्रोसीजर है और बैरियर्स हैं, तो वहाँ से आपने बाहर कैसे निकलना है आए बताते हैं आपको। और अगर आपको याद हो, ऑरेंज ट्रेन जर्नी से पहले मैंने आपसे कहा था अपना टोकन संभाल के रखना है। अब ये टोकन आपको हेल्प करेगा बाहर जाने में। ये वो बूथ है जहाँ पर आपने अपना टोकन इंसर्ट करना है और फिर गुजर जाना है। सो आई एम गोना डू दिस। जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन है सिमर, और मेरे ख्याल में इमेजिनरी सफ़र कर लिया, मतलब
कंप्लीट तो होगी चीज। मेरे ख्याल में आपके इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये फायदा हुआ है कि जो एक कन्फ्यूजन होती है, जो एंजाइटी होती है पहली दफा किसी ने सफर करना है, वो बिल्कुल दूर हो गई है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने सफर कर लिया साथ ही, और उसका फायदा ये होगा कि कंफ्यूजन नहीं रहेगी कोई, तो बिल्कुल हर चीज का पहले पता लगे। बस आई विश कि ट्रेन भी चल रही होती तो हम उसमें भी बैठ जाते, कोई नहीं हम करेंगे, लेकिन तरीका कर तो बता दिया ना क्योंकि ट्रेन अभी चल नहीं रही थी तो वो 25 से स्टार्ट होंगी। तो लाहौरियो लेट्स बी एक्साइटेड, क्योंकि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे आई थिंक सब लोग केयरफुल भी रहना है और इस चीज को फॉलो भी करना है। जैसे सिबल ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताया किस चीज में कंफ्यूजन है, अगर आपको है तो दोबारा से ये पैकेज आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। और अब इसी के साथ हम जरा एक और इनोवेशन की तरफ चलते हैं। आपको पता है मेट्रो बस जब आई थी तब भी टर्की की तर्ज पर जब ये प्रोजेक्ट बना था तब भी उसकी बड़ी पजीराई हुई थी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट और यूनिक प्रोजेक्ट था, फिर उसको रेप्लिकेट किया गया। अब मेट्रो बस के साथ फीडर रूट्स होते हैं, मतलब आपको मेट्रो बस स्टेशन तक पहुंचने के लिए फीडर रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस्लामाबाद और पिंडी में ये फैसिलिटी मौजूद है जहां पर मेट्रो बस स्टेशन के साथ पाकिस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल हैं ऑन रेंट, वो आप रेंट आउट करके दूसरे स्टेशन तक या पूरा शहर घूम के वापस वहां तक उसको। वेरी नाइस आइडिया जी। अगर आपके पास सफारी नहीं है कोई, और अगर आपके पास कोई राइड नहीं मिल रही है तो फिर आप ये बाइक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका किराया होगा 5 रुपये फी मिनट, और आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में घूमकर अपना काम करके वापस आएँ और वहीं पर आप दोबारा से इसको पार्क कर दें, जो चार्जेस होंगे वो आप दे दें। इससे आसानी ये होगी कि आपका भी काम हो जाएगा और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक आइडिया है। अभी तक ये इस्लामाबाद में है और हम उम्मीद करते हैं ये बाकी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेट्रोज हैं वहाँ पर भी आ जाए। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। CEO इजी बाइक जो इसे कहा जा रहा है वो हमारे साथ आज मौजूद मोहम्मद हादी, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Oh, thank you so much for joining in. What was the idea behind it? Although it's a very unique idea and ये proper bikes नहीं, it's like scooty kind of bike कि अगर मैं भी जाऊँ and if I want to travel on it तो मैं बड़ा comfortable feel करूँगी। जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी सिंपल सी बाइक्स होती हैं। बेसिकली इफ़ यू नो हाउ टू राइड अ बाइक तो इनको चलाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, ना इनमें कोई गियर होता है, ना किसी और किस्म की मशीन होती है। बस आपने रेस दबाना होता है और 2 ब्रेक होते हैं। तो द आइडिया बिहाइंड इट वाज बेसिकली कि देखें पाकिस्तान में ऐसी सर्विस की सख्त ज़रूरत है और बाकी मुल्कों में, दुनिया भर में आप देखें तो शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो बदलता जा रहा है, इस वजह से कि जगह जगह लोगों ने बाइकें खड़ी की होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स। इनके चंद फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक सहूलत है आम आदमियों के लिए। पाकिस्तान में 90% लोगों के पास अपनी सवारी नहीं होती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक इनकलाब है जो कि हम पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल हादी, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, यूनिक आइडिया, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताएं कि अब जो इसमें चार्जेस रखे गए हैं, कैलकुलेशंस ऑब्वियसली आपने की होंगी, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें कवर किया जा रहा है, और जो चार्जेस हैं वो क्या इकोनॉमिकल होंगे लोगों के लिए अगर किसी ने अपने काम में जाना है और फिर वापस आना है? कैलकुलेशंस कैसे की गई थी? ईजी बाइक की सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप बाइक मेट्रो स्टेशन उठा के अपनी मंजिल तक पहुंचे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वक्त हम G8 और G9 में इसको पायलट को चला रहे हैं, तो G8 या G9 के किसी मेट्रो से स्टेशन से आप अपनी बाइक उठाएं और कराची कंपनी तक ले जाएं। अपनी मंजिल पे पहुंच के आप अपनी राइड को एंड कर सकते हैं और बाइक वहीं पे छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये एक तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट साबित होती है और ऊपर से सस्ती भी। मिसाल के तौर पर आप 5-10 मिनट की राइड कर लें, आपको 30-40 रुपये किराया पड़ेगा। तो गए वो दिन जिसमें आपको टैक्सीज पे डिपेंड करना पड़ता था, ये आपको बाइकिया या करीम बाइक, ऊबर बाइक से सस्ती पड़ेगी और ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। राइड के दौरान अगर आपने किसी काम के लिए रुकना हो तो आप पॉज का बटन दबा दीजिए, उसके बाद 2 रुपीज़ पर मिनट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड। तो आप अपने काम कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और बास्केट में अपना सौदा वगैरह रखे फिर आगे निकल जाए। बिल्कुल सही। अच्छा हादी, ये भी बताइएगा कि हाउ यू आर गोना ट्रैक योर बाइक्स, क्योंकि ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो वहाँ पर छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग रिस्क फैक्टर है जो ऑब्वियसली इस बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वी हैव अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स इन आवर बाइक्स, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली इनमें ट्रैकर भी होते हैं, तो हम 24/7 रिमोटली इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारी ऑपरेशंस की टीम उन एरियाज़ में भी ऑपरेट कर रही होती है, तो फिजिकली भी बाइकों को इंस्पेक्ट करते रहते हैं। एंड वी हैव थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि हमें क्विक रिस्पॉन्स फोर्स प्रोवाइड करते हैं इन दी इवेंट के बाइकों के साथ कोई मसला हो, एनी टैम्परिंग और थेफ्ट अटेम्प्ट, तो हम
फुल तरीके से इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वेरी नाइस। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड हैं और इसमें सिक्योर्ड भी हैं। अब आदि बताएं, आपने कहा 2 सेक्टर्स में अभी ये अवेलेबल है, ऑब्वियसली इसके लिए भी आपको अभी इसको लॉन्च करना है एक मैसिव लेवल पर, फिर बाकी लाहौर के शहरी भी इंतजार कर रहे होंगे, मुल्तान के भी, कि उनको कब ये सहूलत मिलेगी, तो उनके लिए भी कोई आपने प्लान बनाया, कोऑर्डिनेशन किए गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से एक्सपैंड करेंगे। अभी पायलट फेज़ है, ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वी हैव टू हैव अ फेज़ वेयर वी डू अ स्मॉल टेक्निकल पायलट एंड ऑपरेशंस पायलट। इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को तेज़ी से बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। 1 साल के अंदर हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में 2 से 2,500 इलेक्ट्रिक बाइक्स डिप्लॉय करेंगे और विद इन आई वुड से अबाउट 6 to 8 मंथ्स इंशाल्लाह ताला हम पूरे इस्लामाबाद को कवर कर लेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इन दी एंड मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग ऑन फुट उसको देख रहे हैं तो उनके वो तो इसको यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं। कितने लोग अभी इसको यूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं? लोगों में अवेयरनेस है कि ये अब फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं? जी देखें, ये एक तो ये बाइक्स बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगी ना ऑन द स्ट्रीट तो दे स्टैंड आउट। तो इस वजह से अगर लोगों को इस बात की अवेयरनेस ना भी हो, जी हमारा तो ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले चंद दिनों में जब से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि लोग खुद ब खुद आते हैं और बल्कि देयर इज़ अ बिग क्राउड अराउंड आवर बाइक्स, लोग पूछ रहे होते हैं, लोग ट्राई करना चाहते हैं। तो रिस्पांस जो हमें आया पब्लिक की तरफ से वो बेहतरीन आया और इससे ये बात साबित होती है कि लोगों को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। इट डजंट, यू नीड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला एक माहौल दोस्त, सस्ती तरीन और मयारी सर्विस होगी जो कि आम आवाम को सहूलत देगी। वेरी नाइस जी, बट वी वेटिंग कि ये मुल्तान और लाहौर में भी शुरू हो तो फिर आपको रिस्पांस जो है वो डबल ट्रिपल मिल जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद में इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग एंड आई थिंक हम अपनी टू डू लिस्ट में भी ये शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदि, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया अपना यूनिक आइडिया के बारे में। ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अफसोसनाक खबरें अक्सर आपको दुखी छोड़ जाती हैं और कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ जब ये मालूम हुआ कि मारूफ नात ख्वां और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के एक फैमिली मेंबर की तरह रहने वाले महबूब अहमद हमदानी साहब तवील अलालत के बाद 74 साल की उम्र में 21 अक्टूबर 2020 को इंतकाल कर गए। कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला थे और चंद रोज़ वो निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज भी रहे और उसके बाद वो उस मूजी मर्ज से जांबर ना हो सके और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। और हमारे पूरे चैनल में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और आला मकाम अता। बिल्कुल आमीन। और तमाम समाजी हलकों, सियासी हलकों की तरफ से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। हुज़ूर नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना खान वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में जब चले गए हैं दुनिया छोड़ के, तो आज हम उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनकी औलाद से आपकी मुलाकात करवाई जाए। महबूब हमदानी ने सौगवारों में 2 बेटे और 2 बेटियाँ छोड़ी हैं। तो उनके बड़े बेटे हसन हमदानी साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन वो अपने वालिद के लिए पाकिस्तान में आए हुए थे, तो उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन हमदानी साहब। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब, पहले तो वक्त देने के लिए। और सबसे पहले ताज़ियत करना चाहेंगे हम और उनके लिए दुआ करना चाहेंगे। वो बड़े थे हमारे पूरे पाकिस्तान में, हमारा जो बचपन की यादें उनके साथ हैं। टीवी पर हमेशा उनको देखा है नात खानी करते हुए, बड़ा अफसोस हुआ है। हुक्म रब्बी कुल्लु मन अलैहा फ़ान, बेशक हर चीज़ को फ़ना है, जो आया उसने जाना है। और अल्लाह अपने बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता है। अल्लाह पाक को उनसे बहुत प्यार था, शायद हमसे ज़्यादा प्यार था, इसीलिए अपने पास वापस बुला लिया। बिल्कुल, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि उस अलालत के दौरान वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने ये कहते हैं ना कि थोड़ी सी उनके लिए आसानी भी पैदा कर दी और उनको अपने पास बुला लिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा है, मूजी मर्ज़ है, ब्रेन ट्यूमर का उनको आर्जा था और डायग्नोज हुआ 4th स्टेज पे जी। लेकिन ना कभी उनके चेहरे से, ना कभी उनकी गुफ्तगू से उन्होंने ऐसा महसूस होने दिया कि उनको कोई तकलीफ़ है। जितने लोग भी उनकी तीमारदारी के लिए आए, सबसे ज़्यादा वक्त मैंने वालिद साहब के साथ, मैंने और वालिदा ने गुजारा। एक मरतबा भी उनके मुँह से हाय या उफ़ का लफ्ज़ नहीं सुना हमने। सिर्फ अल्लाह अकबर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दुरूद पाक का विर्द और पूरी अस्तगफिरुल्लाह वो पढ़ते थे। तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये कभी तकलीफ़ में है, क्योंकि बिल्कुल
डे बिफोर जब वो दुनिया से जा रहे थे तो कुछ लोग उनसे आए, थोड़ा सा अनकॉन्शियस थे। उस वक्त भी उनके मुंह पे यही था, जब कोई पूछता था आपका क्या हाल है तो वो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल हसन साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के महबूब थे वो भी और बड़े करीब थे। और जब भी तब भी हम लोगों की क्योंकि यादें हैं, टीवी पे हमने देखा है, हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में आते होते थे, नात खानी करते थे और ऐसी ज़बरदस्त उनके छोटे भाई, आप सब ऑब्वियसली उनके बड़े करीब हैं। तो कुछ याद बताइएगा ऑब्वियसली बीमार जब हुए उससे पहले की कि क्या कैसा टाइम गुजरता था। आप तो इंग्लैंड रहते थे, जब जब आते थे पाकिस्तान तो फिर क्या मुलाकात होती थी? जी मैं वहाँ रहकर भी कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं उनसे जुदा हूँ। रोज़ उनसे बात होती है, वालदा से, वालिद से। अच्छा। और साल में तकरीबन 2-3 चक्कर लग जाते थे। ठीक। और लोग मुझसे पूछते थे तू 3 माह बाद कहाँ जाता है? मैंने कहा लोग साल बाद हज करने जाते हैं, मैं 3 माह बाद हज करने जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बहुत ज़्यादा वक्त वालिद साहब के साथ गुजरा, क्योंकि उनकी एक शख्सियत में मेरे लिए 4 लोग मौजूद थे। तो मेरे वालिद भी थे, उन्होंने मुझे भाइयों की तरह प्यार दिया। कोई मशवरा, कोई बात ऐसी होनी हम आपस में शेयर करते थे। फिर एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, मेरे साथ हमेशा उनका बिहेवियर इंतहाई शफीक और दोस्ताना रहा। और मेरे उस्ताद भी थे। और ये 4 लोगों को मैंने एक ही वक्त पे खोया। बिल्कुल। कभी उन्होंने डांटा नहीं, डांट उनकी डांट भी खामोशी होती थी। तो मैं समझ जाता था कि शायद मुझसे ये कोई गलती हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा खामोश है। तो बड़ी खूबसूरत तरबियत, कोई चीज़ समझाते थे तो बड़े तरीके से, बड़े प्यार से इशारतन समझा देते थे। और मैंने बचपन, स्टडीज़ का टाइम, उसके बाद जो बिज़नेस, जितना अर्सा मैं यहाँ रहा हूँ तकरीबन 30-32 साल, मैंने ऐसे ही गुजारे हैं जैसे दोस्त, भाई, बिज़नेस पार्टनर्स और ऑब्वियसली उस्ताद। बिल्कुल। यानी कि सारा वक्त मेरा उनके साथ गुजरा। और बाकी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ भी वो ऐसे ही, किसी में कोई तफरीक नहीं। हसन साहब हमें याद है वो हमारे स्टूडियो आया करते थे, घर से खाना बनवा के ले आए। ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो उनकी शफीक तरबियत को शो करते थे, सर पर प्यार देना, घुल मिल कर बात करना, कोई चीज़ पूछ लेनी तो बड़े आराम से समझाना, वो खला तो पुर नहीं हो सकता। वो चाहे उनकी पर्सनालिटी का हो या अगर हम नातख़्वां की हैसियत से भी बात करें और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से भी बात करें तो वो खलापुर नहीं हो सकता। उनकी आवाज़ जो है वो हमेशा हमारे दिलों में भी और हमारे ज़िंदगियों में भी वो जगह बनाए रखेगी। वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में और अपने मदाहों के दिलों में। लेकिन चूँकि आप उनके साहबजादे हैं और आपने कहा कि वो आपके टीचर भी हैं, तो डेफ़िनेटली उन्होंने आपको सिखाया भी है और आप मुख्तलिफ जगहों पर आप भी नात ख़्वां रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उन्हीं की कोई नात हमें सुनाइए। वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती, ना ही उनकी रिप्लेसमेंट कोई आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ उनकी याद में हम चाहते हैं जो आप उनके साथ शेयर भी करते रहे, सुनाना चाहें। जी मैं कोशिश करता हूँ। उनकी पढ़ी हुई बड़ी मशहूर ज़माना नात है, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा।